सियासन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? इसमें करीब 18 यानी 18 MCQ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 है, इसकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और एक बात, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आसानी से हल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब पहला प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? जैसे कि हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके थे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? Q बराबर उस उत्पादन के निर्माण करने में जितना भी साधन का प्रयोग हो रहा है उसका फलन यानी फंक्शन एफ। उसके जैसे मान लेते हैं कि ABCD, तो इसके बीच में जो संबंध बनता है उसी को कहा जाता है उत्पादन फलन। तो चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है कीमत का, ऑप्शन बी है उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन सी है कुल व्यय का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्पादन फलन क्या है? उत्पत्ति के साधनों का एक संबंध है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ लेते प्रश्न को। प्रश्न है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है साधनों की सीमितता, ऑप्शन बी है साधनों का अपूर्ण स्थापन होना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम के मुख्य कारण क्या है? एक क्या है, साधन सीमित मात्रा में है और साधनों का स्थापन नहीं होता है, यानी स्थापन होता है यानी अपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो दोनों कारण है, यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन इस अल्पकालीन उत्पादन फलन के क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किसे, जैसे ऑप्शन ए है मांग का नियम से, ऑप्शन बी है परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, ऑप्शन सी है पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन डी है मांग की लोच। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई इसमें स्थिर साधन भी रहते हैं और परिवर्तित साधन भी रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो अल्पकालीन परिवर्तनशील परिवर्तनशील अनुपात के नियम है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल से है। ठीक है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल नियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग उत्पादन के 3 अवस्था देखे थे। जैसे इस तरह का ग्राफ देखे थे हम लोग, इस तरह का था। एक देखे थे फर्स्ट स्टेज, एक देखे थे सेकंड स्टेज, एक देखे थे हम लोग थर्ड स्टेज। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज तक था उसमें कुल उपयोगिता बढ़ रही थी और तीसरे स्टेज में जैसे ही आ रहे थे कुल उपयोगिता इसमें घट रही है। तो एक उपभोक्ता क्या चाहेगा कि उससे अधिक उपयोगिता मिलेगी, अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो वो कहाँ तक जाएगा? द्वितीय अवस्था तक जाएगा। तो यानी कहाँ तक उत्पादन करना चाहेगा? वो द्वितीय अवस्था तक। ठीक है, तो द्वितीय अवस्था यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है उत्पादन के प्रथम चरण में। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है सीमांत उत्पादन बढ़ता है, ऑप्शन सी है औसत उत्पादन गिरता है, ऑप्शन डी है सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो जैसे कि हम लोग परिवर्तनशील अनुपात के 3 नियम होते हैं, जैसे इस तरह का ग्राफ था उसमें हम लोग देखे थे। जैसे यहाँ पर मान लेते कि MP है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते कि AP है, इस तरह का हम मान लेते। ठीक है, AP है और MP है और यहाँ पर था पहली अवस्था। तो पहली अवस्था में क्या होता है? इस पहली अवस्था में सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है यानी MP भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है यानी दोनों बढ़ता है। तो पहली अवस्था में क्या होता है?
सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरी अवस्था में ये घटती है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाती है, कुल उत्पादन तो घटती है और औसत उत्पादन भी घटती है तीसरी अवस्था में, ठीक है। और दूसरी अवस्था में औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटते दर से बढ़ता है, और सीमांत उत्पादन शून्य तक बढ़ता रहता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए, परिवर्तन के हम दो नियम दिखे थे, एक अल्पकाल का नियम और एक दीर्घकाल का नियम। तो अल्पकाल में क्या देखे थे कि कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तित रहते हैं, लेकिन दीर्घकाल में देखे थे क्या, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तित हो जाती है। तो यानी इसके आंसर हो जाएगा दीर्घकाल में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन क्या देखे थे कि जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो उस वस्तु के निर्माण करने में जितने भी साधनों का प्रयोग कर रहा है, जैसे ए बी सी डी के फलनात्मक संबंध यानी फंक्शनल संबंध, इसीलिए एफ के बीच जो संबंध बनता है उसका उत्पादन फलन कहलाता है। तो इस रूप में देखिए चारों ऑप्शन में किस में है, जैसे ऑप्शन ए है इस तरह का, ऑप्शन बी है इस तरह का, ऑप्शन सी इस तरह का, ऑप्शन डी है इस तरह का। तो देखिए फंक्शनल समूह इसी में है, ऑप्शन बी में, यानी इसका उत्तर उत्पादन फलन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन स्थिर रहते हैं। तो अल्पकालीन में क्या होता है, दोनों साधन रहते हैं, स्थिर साधन भी रहते हैं और परिवर्तनशील साधन भी रहते हैं, यानी स्थिर साधन परिवर्तनशील साधन, यानी और वो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है कि जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वो कौन सा वक्र कहलाता है। जैसे ऑप्शन है एपीपी यानी औसत उत्पादकता वक्र, बी नंबर है एमपीपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी यानी सीमांत उत्पादकता वक्र, और सी नंबर है टीपीपी यानी कुल उत्पादकता वक्र। तो तीनों जो है औसत उत्पादक वक्र, सीमांत उत्पादकता वक्र और कुल उत्पादक वक्र पहले बढ़ता है फिर ये घटता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब यानी सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन के साधन क्या है, जैसे कि चैप्टर 1 में भी पढ़े थे और पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यमी चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ चाहिए। तो उत्पादन के साधन क्या है, जैसे ऑप्शन ए है भूमि, तो भूमि चाहिए, ऑप्शन बी श्रम ये भी चाहिए, ऑप्शन सी पूंजी ये भी चाहिए, यानी सभी चाहिए, ये सब, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 12 नंबर प्रश्न क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम किससे संबंधित, अल्पकाल से, और पैमाने का प्रतिफल संबंधित है दीर्घकाल से। तो यहाँ पर है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसलिए अल्पकाल से, अल्पकाल यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी देखिए उत्पादन के सक्रिय साधन यहाँ पर कहेंगे तो श्रम को कहेंगे, लेबर की, यदि श्रम की मात्रा हम लोग बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगी और श्रम की मात्रा घटाएंगे तो उत्पादन घटेगी, यानी इसीलिए उत्पादन के सक्रिय साधन है श्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है। प्रश्न है कि उत्पादन के सभी संसाधन में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती तो इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्थिर पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन बी है ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन सी है वृद्धिमान पैमाने के प्रतिफल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जितनी मात्रा में साधन लगा रहे हैं उससे अधिक मात्रा में हमें उत्पादन हो रहा है, तो उसको कहेंगे थे वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल या बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि जब औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट एपी यहाँ पर अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो देखिए जो ग्राफ में हम लोग दिखे थे कि औसत उत्पाद जब अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पाद यहाँ पर क्या होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होती है, ठीक है।
यहाँ पर सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक नहीं होता है। यहाँ पर ग्राफ से सबसे पहले देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं जिस सबसे पहले, उससे समझ में आसानी से। जैसे इस तरह का हम लोग ग्राफ एक खींचे थे, उसमें था क्या कि औसत उत्पाद हम लोग इस तरह का लिए थे, वो जो सीमांत उत्पाद था, तो सीमांत उत्पाद देखिए इस तरह का था, इस तरह का, ठीक है, सीमांत उत्पाद। और जब यहाँ पर क्या है प्रश्न, जब औसत उत्पाद अधिकतम होते तो औसत उत्पाद इस बिंदु पर अधिकतम हो रहा है, देखिए इस बिंदु ए नाम देते हैं इस बिंदु को, ठीक है। और जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद यहाँ पर आ जाता है। तो जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद इसके समान होता है, यानी बराबर हो जाता है यहाँ पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औसत उत्पाद यहाँ पर सीमांत उत्पाद के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है पूंजी। तो उत्पत्ति के साधन क्या क्या होता है, भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है और उद्यमी होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ होती है, मुद्रा तो नहीं होती है, यानी उत्पत्ति का साधन नहीं है मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है कि आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र का क्या होगा। तो आगत निर्गत वक्र में औसत उत्पाद वक्र जिस तरह का होता है, ये उल्टे यू का आकार का चक्कर होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। तो उत्पादन फलन यानी क्यू बराबर फंक्शनल, यहाँ पर जो यहाँ पर कारक है तो उसका फलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो आप लोग का चैप्टर नंबर 6 है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।